हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर केमिस्ट्री। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिएगा, हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इनके बारे में सीखेंगे। और सॉलिड की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी है, उसका जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का, उसके बारे में अपन यहाँ सीखेंगे। लेकिन उससे पहले हमने जो पहले जो टॉपिक सीखे थे, हेनरीज लॉ, रोल्स लॉ, उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि Henry's constant for solubility of N2 in H2O is 1 into 10 की power 5 atm at 298 Kelvin. Mole fraction of N2 in air is 0.8. Calculate the number of moles of N2 dissolved in 10 moles of H2O at 5 atm pressure at 298 Kelvin। ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले समझिए कि 5 एटमोस्फेयर प्रेशर पर कोई एयर जो है वो 10 मोल H2O के अंदर डिजोल्व है। ठीक है, अब उस कंडीशन में आपको निकालना ये है कि उस जो एयर में जो उसमें डिजोल्व है उसके अंदर नाइट्रोजन के जो मोल्स हैं वो कितने हैं, वो आपको निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एयर के मोल्स निकालेंगे उसमें कितने हैं, और उसके बाद हमको मालूम है कि उस एयर के एक मोल में नाइट्रोजन के जो है वो 0.8 मोल जो है वो मौजूद है। ठीक है, तो देखो, हेनरी लॉ को अपन यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो देखिएगा, हेनरी लॉ में अपन ने क्या सीखा कि किसी भी गैस के जो डिजोल्व मोल फ्रैक्शन है वो उसके पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी कि हमने यहाँ पर सीखा था P इज इक्वल टू के एच एक्स। यहाँ पर जो है वो के एस हमारा हेनरी कांस्टेंट था। अब अगर अपन मोल फ्रैक्शन निकालें, एयर के मोल फ्रैक्शन जो वाटर के अंदर डिजोल्व है वो निकालें। ठीक है, तो अपन कैसे निकालेंगे, एक्स इज इक्वल टू हमारा आ गया P अपॉन के एच। तो यहाँ पर अपन P की वैल्यू रख दें, तो P देखो 5 एटीएम पे बात कर रहा है, तो P की वैल्यू आ गई 5 एटीएम। उसके बाद में के एच की वैल्यू है 1 इंटू 10 की पावर 5, तो ये आ गया 5 इंटू 10 की पावर -5। तो देखो, ये तो एयर के मोल फ्रैक्शन आ गए जो वाटर के अंदर डिजोल्व है। ठीक है, अभी एयर के तो नहीं निकाल रहे हम, किसके निकालने हैं कि नाइट्रोजन के निकालने हैं। ठीक है, तो पहले अपन एयर के मोल निकाल लेते हैं। देखो, ये मोल फ्रैक्शन आए हैं, एयर के मोल नहीं आए हैं। तो एयर के मोल अगर निकालेंगे तो बताओ मोल फ्रैक्शन, अगर अपन एयर के मोल फ्रैक्शन लिखें तो हम ये लिखना चाहेंगे कि एक्स एयर इज इक्वल टू एन एयर, उसके मोल अपॉन टोटल मोल, एन एयर प्लस एन एच टू ओ। ठीक है, तो अभी आप देखिएगा, एक्स एयर जो अपना आया है वो आया है 5 इंटू 10 की पावर -5 इज इक्वल टू एन एयर हमको कैलकुलेट करना है। और यहाँ पर देखो एन एयर और एच टू, देखो यहाँ पर साफ ही दिख रहा है अपन को कि जो है मोल्स के नंबर बहुत ही कम आने वाली है। और एच टू ओ के मोल्स कितने दिए हुए हैं, 10 दिए हुए हैं। तो 10 के रेस्पेक्ट में इसके जो मोल्स बहुत ही कम आने वाले हैं उनको आप नेग्लिजिबल मान सकते हो। ठीक है, तो इसको नेग्लिजिबल मानकर छोड़ देंगे। ये क्या मान लिया अपन ने, नेग्लिजिबल। ये अपन ने मान लिया नेग्लिजिबल, तो इसको छोड़ दीजिए। तो ये नीचे आ गया NH2, और NH2 की वैल्यू कितनी है, 10। यहाँ से अपन अगर एयर के मोल्स निकालें तो वो आ गए अपने पास 5 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 10 इज इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर -4। तो ये हमारे पास एयर के वो मोल आ गए जो वाटर के अंदर डिजोल्व है। ठीक है, लेकिन हमको क्वेश्चन में एयर के मोल नहीं पूछे हैं, किसके पूछे हैं, नाइट्रोजन के। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नाइट्रोजन जो है वो 0.8 मोल फ्रैक्शन है एयर में नाइट्रोजन का। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक मोल एयर में 0.8 मोल जो है वो नाइट्रोजन डिजोल्व है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं कि मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इन 1 मोल ऑफ एयर इज इक्वल टू कितना आ जाएंगे, 0.8। और हमारे पास एयर के कितने मोल आए हैं, 5 इंटू 10 की पावर -4। तो यहाँ पर कि भाई मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इन 5 इंटू 10 की पावर -4 मोल्स ऑफ एयर, उसमें कितने आ जाएंगे, तो इंटू कर देंगे अपन। तो 0.8 इंटू 5 इंटू 10 की पावर -4, और इसको अपन सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 4 इंटू 10 की पावर -4। तो ये अपना आ गया आंसर। ठीक है, कि भाई 4 इंटू 10 की पावर -4 मोल जो है उसमें नाइट्रोजन के डिजोल्व है। ठीक है, तो एक तो ये हेनरी लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन था। हेनरी लॉ के बारे में जितने भी कॉन्सेप्ट थे, क्वेश्चन न्यूमेरिकल बनता था, वो इस क्वेश्चन में सारा ही आ गया है। ठीक है, हम रोल्स लॉ पे कुछ एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं।
देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन कर रहे हैं रोल्स लॉ पर। ये क्वेश्चन जो अपन ने अभी अभी किया, ये 2013 आईआईटी में पूछा गया था। देखिएगा, थ्योरी वगैरह नहीं लिखी, अपन डायरेक्ट करेंगे तो इसमें बहुत ही जल्दी ये क्वेश्चन हो जाएगा अपना। देखिएगा आगे, नेक्स्ट बात करते हैं रोल्स लॉ पे। क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, मान लीजिए कि दो लिक्विड है ए एंड बी, ठीक है, और उनके आपको प्योर फॉर्म में जो है वो प्रेशर दिए गए हैं, वेपर प्रेशर दिए गए हैं प्योर फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन बनाता हूँ, यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी और कुछ भी मान लीजिए, जैसे कि मान लो 80 एंड 60 mmHg। if 2 moles of A and 3 moles of B mixed together to form a binary solution। और पूछ लिया आपसे कि भाई इसका वेपर प्रेशर क्या होगा। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये आपसे पूछ लिया कि भाई वेपर प्रेशर क्या होगा सॉल्यूशन का, ठीक है। देखिए, हम इसको बड़े ही आसानी से कर सकते हैं रोल्स लॉ से। तो हमने सीखा यहाँ पर कि भाई रोल्स लॉ क्या था। रोल्स लॉ ये था कि भाई किसी भी कंपोनेंट का, हमारे पास दो कंपोनेंट है ए और बी, तो किसी भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर उसकी मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। और इसको हटाया था तो हमने यहाँ पर लिखा था कि भाई इसका प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर पी ए नोट एक्स ए। इसी तरह से अपन लिखेंगे तो पी बी इज इक्वल टू आ जाएगा पी बी नोट एक्स बी, ठीक है। तो पी ए नोट और पी बी नोट की वैल्यू अपन को क्वेश्चन में दी हुई है, और एक्स ए और एक्स की वैल्यू बी की वैल्यू हम निकाल लेंगे क्योंकि दोनों के मोल्स अपन ने दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप देखिएगा, एक्स ए निकालेंगे तो एक्स ए मतलब किसी के भी मोल फ्रैक्शन निकालते तो क्या करते हैं, उसके मोल अपॉन टोटल मोल। उसके मोल कितने हैं, दो। ए के मोल कितने हुए हैं, दो। टोटल कितने हो जाएंगे, दो और तीन किसके हैं, बी के। तो ए के मोल दो अपॉन टोटल मोल 2 + 3 इज इक्वल टू आ जाएगा 2/5। इसी तरह से बी के मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो इसके मोल अपॉन टोटल मोल, तो ये आ जाएगा अपना 3/5। तो दोनों के मोल फ्रैक्शन आ गए, आप यहाँ रख दीजिए। तो पी ए नोट की वैल्यू कितनी दी हुई है, 80, मोल फ्रैक्शन आ गए 2/5। उसी तरह से उधर पीबी नोट की वैल्यू कितनी दी हुई है, 60, और मोल फ्रैक्शन आ गए 3/5। 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा 69 और ये हो जाएगा 32। ये तो आ गया अपना 32 mmHg, ये तो ए का आ गया। बी का निकालेंगे तो इधर आप देखिएगा 12 टाइम और ये आ गया 36 mmHg। तो हमको पूछा था टोटल वेपर प्रेशर, तो पी टोटल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू, इनको ऐड कर दीजिए, 32 + 36 इज इक्वल टू जो भी आपका आता है 6 आएगा यहाँ, 68 mmHg। इस तरह से अपन बड़ी आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट, ये था रोल्स लॉ पे क्वेश्चन, जो कि मैंने बताया था आपको कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही जो है वो आपको आता है, ठीक है, और इसमें कोई ज्यादा दिक्कत भी नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद अपन चलते हैं आगे। अब हमने एक टॉपिक और करना है इसके अंदर कि अगर आपको वेपर का कंपोजिशन पूछ ले, ये तो देखो x1 x2 जो अपन निकालते हैं, x a x b, ये लिक्विड सॉल्यूशन में डिजोल्व है वो है, लेकिन सॉल्यूशन के ऊपर जो वेपर होती है उसमें दोनों का क्या क्या मोल फ्रैक्शन है, उसका अगर कंपोजिशन पूछ ले तो अपन कैसे निकालें, तो उसको अपन यहाँ पर सीख लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर आप हेडिंग डाल लीजिए, कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज। कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज का कंपोजिशन देखो कैसे निकालते हैं। देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें दो कंपोनेंट है, ठीक है। हमारे पास सॉल्यूशन है और इसके अंदर दो यहाँ पर अपने कंपोनेंट ले रखे हैं, ये सॉल्यूशन है।
इसमें दो कंपोनेंट है। कंपोनेंट एक को मान लीजिए कि आप ये है आपका सॉल्वेंट, और कंपोनेंट टू को आप मान लीजिए कि ये आपका है सॉल्यूट। सॉल्यूट को कंपोनेंट टू मान लीजिए और सॉल्वेंट को कंपोनेंट वन मान लिया, ठीक है। अब इनको दोनों को एक कंटेनर में अपन ने भरा हुआ है सॉल्यूशन को, और यहाँ पर हमने इसको बंद किया हुआ है। दोनों की वेपर बनती है, इक्विलिब्रियम आता है, हम पहले ही बात कर चुके हैं, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम आने के बाद, इक्विलिब्रियम का मतलब ये हो गया कि वेपर और लिक्विड की जो क्वांटिटी है वो बिल्कुल स्टेबल हो गई है, अब चेंज बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। मतलब वेपोरेशन की रेट है वो कंडेंसेशन की रेट के बराबर हो गई है, पहली बात कर चुके हैं। अब देखिए ध्यान से, अगर इसकी बात करें अपन, इसमें अगर देखा अपन ने, तो इसमें अपन ने क्या लिया, दोनों का कंपोजिशन, कि भाई एक का लिया अपन ने मोल फ्रैक्शन x1, दूसरे का मोल फ्रैक्शन कितना लिया अपन ने x2, ठीक है। वेपर के अंदर कंपोजिशन अपन अलग मान लेते हैं कि कंपोनेंट ए की वेपर का जो मोल फ्रैक्शन है उसको y1 मान लिया, कंपोनेंट टू की वेपर का मोल फ्रैक्शन है उसको कितना मान लिया अपन ने y2, ठीक है। अब x1 और x2 के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर वेपर प्रेशर कैलकुलेट किया था रोल्स लॉ से, तो वो कितना आया था कि भाई P1 इज इक्वल टू P1 नोट x1, इसी तरह से P2 इज इक्वल टू P2 नोट x2, और हमने फिर निकाला कि भाई P टोटल इज इक्वल टू क्या निकाला, P1 प्लस P2। तो ये हमने टोटल वेपर प्रेशर हमने निकाल दिया था, ठीक है। अब उस टोटल वेपर प्रेशर में से ए की वेपर कितनी है, और मतलब कंपोनेंट एक की वेपर कितनी है और कंपोनेंट दो की वेपर कितनी है, उसको अपन यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने पढ़ा होगा यहाँ पर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर। ये लॉ क्या था, मैं एक बार लॉ को रिपीट कर दूं कि अगर गैसों का मिक्सचर है उसमें गैसें आपस में रिएक्ट नहीं करती हैं, तो मिक्सचर का जो टोटल वेपर प्रेशर है या टोटल प्रेशर है वो सभी गैसों के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर पी टोटल, टोटल प्रेशर तो अपने पास है पी टोटल, ठीक है, उसमें से एक कंपोनेंट का कितना है और दो कंपोनेंट का कितना है, तो उनकी मोल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो टोटल में से एक ही मोल फ्रैक्शन होगी, उसका जो फ्रैक्शन आ जाएगा टोटल का वो हो जाएगा एक का पार्शियल प्रेशर, ठीक है, और दो की मोल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग दो का पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। मतलब एक कंपोनेंट एक का पार्शियल प्रेशर लिखेंगे तो पी टोटल का कितना आ जाएगा y1, ठीक है। कंपोनेंट बी का लिखेंगे पार्शियल प्रेशर यहाँ पर, तो वो आ जाएगा कितना, पी टोटल का y2, कितना आ जाएगा बताओ, पी टोटल का y2। और यहाँ पर बड़ी आसानी से अगर मान लीजिए अपन y1 और y2 की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो y1 इज इक्वल टू आएगा p1 अपॉन p टोटल, इसी तरह से y2 इज इक्वल टू आ जाएगा p2 अपॉन p टोटल, और अपन इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं और उसके बाद आगे चलेंगे। देखिए हम यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख रहे हैं इसी के ऊपर बेस्ड। एक क्वेश्चन है, मोल रेशियो ऑफ पेंटिंग एंड हेक्सेन इन ए सॉल्यूशन इज 1:4, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर पेंटेन एंड हेक्सेन और कुछ भी मान दिया हुआ, मान लो आपको 440 एंड 120 mmHg, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब आपसे पूछा कि भाई कैलकुलेट वेपर फेज कंपोजिशन, आपको वेपर फेज कंपोजिशन पूछ लिया है कि भाई वेपर फेज कंपोजिशन क्या होगा, ठीक है। तो जब भी आपको पूछेगा वेपर फेज कंपोजिशन, तो सबसे पहला काम आपका यही होगा कि आप निकाल लीजिए टोटल प्रेशर कितना है, कि वेपर जो भी जिसकी वेपर बनी होगी दोनों की बनी होगी, तो दोनों का टोटल प्रेशर कितना है वो निकाल लीजिए, ठीक है, और दोनों का पार्शियल प्रेशर जो है वो निकाल लीजिए। उसके बाद में जो फ्रैक्शन अपने आप भी निकाल सकते हैं। तो देखिएगा, तो अपन क्या करेंगे, रोल्स लॉ से टोटल वेपर प्रेशर निकालेंगे। रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर टोटल निकालें तो ये आ गया अपना पी टोटल इज इक्वल टू
पी पेंटेन प्लस पी हेक्सेन, ये से अपन टोटल निकालेंगे, ठीक है। और पी पेंटेन और पी हेक्सेन का अलग अलग भी निकालेंगे। तो पी पेंटेन इज इक्वल टू क्या आएगा, पी नोट पेंटेन, पी नोट पेंटेन या इसी के अंदर देख लीजिए, इसी में देख लीजिए। तो पी पेंटेन कितना आएगा बताओ, अपन क्या लिखेंगे, पी नोट पेंटेन एक्स पेंटेन प्लस हेक्सेन क्या लिखेंगे, पी नोट हेक्सेन एक्स हेक्सेन, ठीक है। अब दोनों के अपन को मोल फ्रैक्शन निकालने हैं, दोनों की क्या निकालेंगे अपन, मोल फ्रैक्शन, कि भाई पेंटेन के मोल फ्रैक्शन कितने हैं और हेक्सेन के मोल फ्रैक्शन कितने हैं। तो हमको दोनों का मोल रेशियो दिया हुआ है, तो पहले मैं एक्स पेंटेन निकाल लेता हूँ। तो अगर पेंटेन के मोल 1 है तो वहां हेक्सेन के मोल कितने हैं, 4 है, ठीक है। तो यहाँ बड़ा ही आसान हो गया, एक के मोल 1 मान लीजिए और एक के कितने मान लीजिए 4, तो 1 प्लस 4 किसी के मोल से निकालते हैं, उसके मोल अपन टोटल मोल, तो ये आ गया कितना बताओ, 1/5। इसी तरह से एन हेक्सेन निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा कि 4/1 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4/5। तो दोनों की अपन ने निकाली है। तो पी नोट पेंटेन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये रहा 440। तो पी नोट 440 इंटू एक्स पेंटेन कितना आया, 1/5 प्लस ये तो आ गया किसका, पेंटेन का पार्शियल वेपर प्रेशर, ठीक है। और हेक्सेन का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, पी नोट हेक्सेन की वैल्यू दी हुई है 120 और ये दिया है 4/5। इसको सोल्व कर लीजिए, ये जाएगा 8 टाइम, उसके बाद में जो 4 बचेगा फिर से क्या जाएगा 8 टाइम, ठीक है। तो ये आ गया कितना 88, ठीक है। और उधर देख लीजिए प्लस ये जाएगा कितनी बार, 24 टाइम से जाएगा, तो 24 इंटू 4 तो ये आ जाएगा कितना 96, ठीक है। अब इसको ऐड कर दीजिए, तो 8 और 6 कितना हो गया 14 और 9 और 8 कितना हो गया 17, 17 और 1 कितना हो गया 18, ठीक है। तो इतना MMSG आ गया, ये तो आ गया टोटल वेब प्रेशर। इसमें से पेंटेन का कितना है 88, हेक्सेन का कितना है 96। अब अपन देखें तो अभी जो फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था अभी कि भाई पी अगर पेंटेन निकालना है, पी पेंटेन निकालना है वेपर फेज में, तो पी टोटल का उसका मोल फ्रैक्शन कितना आएगा, वाई पेंटेन, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको, चलो इसको पहले सोल्व कर लेते हैं। तो वाई पेंटेन इज इक्वल टू क्या आ गया, वाई पेंटेन इज इक्वल टू क्या आ गया, पी पेंटेन अपॉन पी टोटल। तो पी पेंटेन कितना था, पेंटेन देखो ये था 88 और पी टोटल कितना आ रहा है 184, ये आ रहा है 184। तो यहाँ पर बड़ी आसानी से अपन मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं कैलकुलेट करके। उसके बाद में इसी तरह से अगर अपन हेक्सेन के निकालेंगे तो वाई हेक्सेन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी हेक्सेन अपॉन पी टोटल। तो पी हेक्सेन कितना था, ये रहा 96 और टोटल कितना है 184। और इस तरह से अपन ये भी निकाल सकते हैं। तो दोनों का वेपर फेज में कंपोजिशन अपन बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना टॉपिक हो गया भाई, वेपर फेज में निकालना पड़े तो कैसे करेंगे। अब देखिए इसके बाद एक नया टॉपिक लेके चलते हैं जो कि है सॉलिड की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी के लिए वेपर प्रेशर। नया जो हमारा टॉपिक है वो है सॉलिड की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी के लिए वेपर प्रेशर किस तरह से अपन निकालेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड के लिक्विड में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। तो आप ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक लिक्विड है, ये कोई हमारे पास एक लिक्विड है, ठीक है। अब इस लिक्विड में ये प्योर लिक्विड है मान लीजिए, ठीक है, ये सॉल्वेंट है ये, तो ये है सॉल्वेंट जो कि प्योर है, प्योर सॉल्वेंट जिसको अपन ने कंपोनेंट एक कह रखा है, ठीक है। अब आपको बताया कि जब ये प्योर होगा तो सरफेस पे सिर्फ इसी के पार्टिकल होंगे जिनकी यहाँ पर वेपर बनेगी, ठीक है। जब ये प्योर है तो पार्टिकल जो वेपर बनाएंगे वो सिर्फ इसी के होंगे। तो प्योर फॉर्म में गिवन टेम्परेचर पे इसका वेपर प्रेशर जो है मैक्सिमम आएगा। अब हमने क्या किया इसमें कि कुछ सॉलिड मिलाते हैं, सॉलिड इज एडेड, ठीक है, मिला दिया। तो अब क्या होगा देखो, अब जो हमने सॉल्यूशन बना लिए हैं सॉलिड मिलाकर, तो आप देखेंगे कि सरफेस सॉल्यूट के पार्टिकल है वो भी सरफेस बनाएंगे। अब
ठीक है। तो सरफेस पे आप देखेंगे ना, तो सॉल्वेंट के पार्टिकल के बीच बीच में सॉल्यूट के पार्टिकल भी आएंगे। ये सॉल्यूट का पार्टिकल आ गया, सॉल्वेंट का, सॉल्यूट का होमोजीनियस होता है तो आप एक एक करके बना सकते हैं। सॉल्यूट का आ गया, सॉल्वेंट का, सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का, सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का, इसमें से पार्टिकल। तो अभी आपने क्या देखा कि जो वेपर बन रही थी सॉल्वेंट के पार्टिकल की, जो प्योर में बन रही थी वो ज्यादा थी, और यहाँ पर वो वेपर कम बनेगी। क्यों? क्योंकि बीच बीच में सॉल्यूट के पार्टिकल भी आ गए। ठीक है। तो जो वेपर में चेंज कन्वर्ट होने थे वो पार्टिकल कम हो गए, तो अब वेपर भी कम बनेगी। उससे क्या होगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, जिसको अपन बोलेंगे यहाँ पर कि लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है। तो यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं कि भाई लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, तो ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, इसको मान लीजिए आप पी एस। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना मान लिया मैंने, पीएस। ठीक है। तो ये कम हो जाएगा। ठीक है। तो पीएस की वैल्यू आप कह सकते हैं कि भाई पीएस की वैल्यू हमेशा जो है वो कम आएगी, किससे बताओ, P1 से। इसको P1 नोट मान लीजिए आप, इसका जो वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का, इसको मैंने कितना मान लिया, P1 नोट। तो P1 नोट से कम ही आएगी पीएस की वैल्यू। ठीक है। वहां पर भी देखा जाए तो सॉल्यूट की वेपर बन ही नहीं रही है, तो वहां पर वेपर प्रेशर है वो भी किसका है, सॉल्वेंट का ही है एक तरह से। ठीक है। तो अब आप देखिए, तो इसका अगर लिखे अपन पी एस, तो पी एस लिख दीजिए आप सॉल्यूशन का, या लिख दीजिए आप पी वन, बात एक ही है। क्यों? क्योंकि सॉल्यूट की वेपर बन ही नहीं रही है। तो इज इक्वल टू आ गया अपना पी वन नोट एक्स वन। ठीक है। तो ये आप सॉल्यूशन का लिखें या सॉल्वेंट का लिखें इसके अंदर, तो ये इतना ही आएगा। ठीक है। अब इसके ऊपर एक कर्व अगर बना ले अपन, तो वो बिल्कुल ही आसान होगा। आपको होता है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सिर्फ सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा, क्योंकि सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर वेपर प्रेशर लूँ मैं, वेपर प्रेशर लूँ, और यहाँ पर सॉल्वेंट ही ले लेता हूँ, फिर मैं सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन वो जैसे बढ़ेगी वैसे ही वेपर प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है। चलिए, ये बिल्कुल सिंपल था। अब इसमें एक चीज समझने वाली है, वो ये है कि इसके अंदर कोई भी सॉल्यूट ऐड करें, अगर उसके सेम मोल्स या सेम पार्टिकल वहां पर डिजोल्व हुए हैं, ठीक है, तो जो लोवरिंग आती है वेपर प्रेशर में वो इक्वल ही आती है। ठीक है। कि प्योर सॉल्वेंट का जितना वेपर प्रेशर यहाँ से यहाँ कम हो जाएगा वो इक्वल आएगा, मतलब वो उसकी नेचर पे डिपेंड ना करके उसकी क्वांटिटी पर ही डिपेंड करेगा। इसका मतलब देखो, एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये वाटर है। अब वाटर में अपन ने क्या किया कि एक एक बार तो क्या किया अपन ने, एक मोल ग्लूकोज ऐड किया, एक बार अपन ने एक मोल सुक्रोज ऐड किया, और एक बार अपन ने एक मोल यूरिया ऐड किया। ठीक है। तो तीनों ही नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, एक मोल के पार्टिकल एक मोल ही रहेंगे वहां पर। ठीक है। तो अब देखा क्या जाता है कि तीनों के अंदर वेपर प्रेशर वाटर का इक्वल ही डाउन होता है। ठीक है। इसका मतलब डिपेंड नहीं किया कि नेचर क्या थी, अगर क्वांटिटी सेम ली है तो वेपर प्रेशर भी सेम तरह से क्या होगा, वहां पर कम होगा। ठीक है। तो लवरिंग इन वेपर प्रेशर जो है वो क्वांटिटी पर ही डिपेंड करेगी, नेचर पर डिपेंड नहीं करेगी। इसको बड़ा ही खास ध्यान रखिए। ठीक है। चलिए, अब अपन आगे बात करेंगे, चलो। तो ये अपन ने पढ़ा कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, तो इसी से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ सॉलिड का तो कुछ पार्ट ही नहीं है, क्योंकि वो वोलेटाइल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखिएगा, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, मैं यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूँ, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो देखिएगा कि सबसे पहले आइडियल सॉल्यूशन भैया क्या होता है, आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन, तो देखो भाई, आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जो सभी कंसंट्रेशन की सभी रेंज पर, कंसंट्रेशन की सभी रेंज पर रोल्स लॉ को फॉलो करते हैं, उनको अपन क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, आइडियल सॉल्यूशन। तो डेफिनेशन बिल्कुल ही सिंपल है, द सॉल्यूशन विच ओबे रोल्स लॉ एट एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, उनको अपन क्या बोलेंगे यहाँ पर, आइडियल सॉल्यूशन। और आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा एच मिक्स इज इक्वल टू जीरो, और डेल्टा बी मिक्स इज इक्वल टू क्या आता है, जीरो आता है। इसका मतलब ना तो सॉल्यूशन बनने पर एंथैल्पी में कोई चेंज आएगा और ना ही वॉल्यूम में कोई चेंज आएगा। यानी कि 3 लीटर अगर सॉल्वेंट लिया है
और 2 लीटर आपने मान लो सॉल्यूट ले लिया, तो डेफिनेटली वहां पर 5 लीटर सॉल्यूशन बनेगा। ना तो वॉल्यूम सॉल्यूशन बनने के दौरान कम होगा, ना ही बढ़ेगा। तो ये दोनों ही क्या आएंगे बताओ, जीरो आएंगे, क्योंकि कोई रिएक्शन वहां पर किसी भी तरह का मतलब हीट निकलेगी नहीं, ना हीट ली जाएगी। अब इसमें देखिए आप कि यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि मान लीजिए कि एक ये क्यों हुआ, देखिए कब होता है, ये कंडीशन क्या है आइडियल बनने के लिए, उसको ध्यान से समझिएगा। एक कंडीशन तो ये अपन मान सकते हैं सीधी सीधी कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज लगभग सेम होनी चाहिए, और तब जो हम वो क्या बनाएंगे, आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए ऐसे मान लीजिए कि मेरे पास एक ये एक ये मान लीजिए कि सॉल्वेंट है, और इसके अंदर मान लीजिए कि मेरे पास सॉल्यूट है। ठीक है, अब सॉल्वेंट मान लीजिए कि मेरा ए है और सॉल्यूट मेरा क्या है, बी। अब ए सॉल्वेंट है, तो ए के पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होंगे वो ए टाइप के होंगे, बी के पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन होंगे वो किससे होंगे, बी टाइप के होंगे। लेकिन जब दोनों को मिलाकर आप सॉल्यूशन बना लेंगे, दोनों को मिलाकर क्या बना लेंगे, सॉल्यूशन, तो यहाँ पर कौन कौन से इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होंगे, तो देखो ए टाइप के भी होंगे, बी टाइप के भी होंगे, और एक नए होंगे कौन से बताओ, ए बी टाइप के। तो अगर नए वाले जो अट्रैक्शन है वो पुराने वाले अट्रैक्शन के जितने ही स्ट्रॉन्ग है, मतलब वहां पर कोई एक्स्ट्रा अट्रैक्शन नहीं बना, ना अट्रैक्शन कम हुआ, इनके अट्रैक्शन बिल्कुल बराबर ही है, जो प्योर कंपोनेंट के थे वैसे ही सॉल्यूशन में आपस में है, तो फिर क्या बनेगा बताओ, आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। तो इस चीज का खास ध्यान रखिए। ठीक है, और मैं आपको एक चीज बता दूं कि आइडियल सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है अपन राउल्ट्स लॉ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नॉन आइडियल का राउल्ट लॉ से कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। राउल्ट्स लॉ एक्चुअल में आइडियल सॉल्यूशन के लिए ही है, इसका खास ध्यान रखिए। ठीक है, अब देखिएगा आगे कि एग्जांपल्स क्या क्या होंगे आइडियल सॉल्यूशन के। तो एक मैं आपको बता दूं, जनरली होमोलोगस सीरीज के जो पास पास के जो मेंबर हैं वो आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे। जैसे अपन बात करें कि भाई मीथेनॉल और इथेनॉल आइडियल बनाएंगे। ठीक है, एन हेक्सेन एन हेप्टेन, एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन क्या बनाएंगे, आइडियल सॉल्यूशन। इसी तरह से बेंजीन और टोलुइन। किसी को होमोलोगस सीरीज मालूम नहीं हो तो होमोलोगस सीरीज किसी भी सीरीज के निकटवर्ती मेंबर हैं जिनकी जिनकी स्ट्रक्चर में एक CH2 यूनिट का और मोलिकुलर वेट में 14 यूनिट का जो है वो डिफरेंस होता है। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल सा है। ठीक है, तो ये इस तरह के सॉल्यूशन जो है वो क्या बनेंगे बताओ, आइडियल बनेंगे। होमोलोगस सीरीज के पास पास वाले मेंबर जनरली आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। चलिए ठीक है, अब आगे बात करेंगे अपन आइडियल सॉल्यूशन के बाद में पढ़ेंगे अपन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो देखिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नया नया टॉपिक है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन तो देखिएगा, तो नॉन आइडियल में क्या है कि अगर मान लो वापस से यही डायग्राम ले अपन, ये सॉल्वेंट है ये सॉल्यूट है, और जो नए अट्रैक्शन बने ए बी टाइप के, वो वैसे नहीं है जैसे पुराने थे, वो वैसे नहीं है जैसे कहते बताओ पुराने थे, या उनसे स्ट्रॉन्ग है या उनसे क्या है, वीक है। तो हमारा सॉल्यूशन क्या बनेगा बताओ, नॉन आइडियल बनेगा। ठीक है, अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो टाइप का होता है। ठीक है, एक तो पॉजिटिव डेविएशन वाला और एक नेगेटिव डेविएशन वाला। तो देखो दो टाइप है अपने पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन के, दो टाइप के हैं। तो सबसे पहले एक बार मैं डेफिनेशन बोल दूं कि भाई नॉन आइडियल सॉल्यूशन आर द सॉल्यूशन विच डोंट ओबे रोल्स लॉ एट एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, और जिनके लिए डेल्टा एच मिक्स भी जीरो नहीं होता, और जिनके लिए डेल्टा वी मिक्स भी जीरो नहीं होता है। ठीक है, तो उनको अपन यहाँ पर क्या बोलेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये सिंपल सी डेफिनेशन थी। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि भाई दो टाइप के होते हैं, किन टाइप के हैं, दो टाइप के। तो एक तो है अपना पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ, एक तो हो गया पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ, और एक हो गया नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ। नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ, तो दो टाइप के हो गए, एक तो रोल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन वाले और एक हो गए नेगेटिव डेविएशन वाले। तो इसका पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब है कि रोल्स लॉ से जो वेपर प्रेशर अपन मेजर करेंगे उससे ज्यादा आएगा तो पॉजिटिव डेविएशन, उससे कम आएगा तो क्या आएगा, नेगेटिव डेविएशन। मैंने कहा कि उतना तो आएगा नहीं, उतना तो किसके लिए आता है, आइडियल के लिए तो जो कैलकुलेट करते हैं वो रोल्स लॉ से वो उतना ही होता है। ठीक है, लेकिन इनके लिए उतना नहीं आएगा, या तो ज्यादा आएगा या फिर क्या आएगा, कम। अगर ज्यादा आ रहा है तो पॉजिटिव डेविएशन, कम आ रहा है तो नेगेटिव डेविएशन। अब यहां से आप समझेंगे कि ज्यादा कम आएगा और कम कब आएगा। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए
कि अगर नए अट्रैक्शन, ध्यान से समझिएगा, नए अट्रैक्शन पुराने अट्रैक्शन से कमजोर है, नए अट्रैक्शन पुराने अट्रैक्शन से क्या है बताओ, कमजोर है। इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी टाइप जो अट्रैक्शन थे, ए बी टाइप के जो अट्रैक्शन थे वो ए या बी टाइप के जो अट्रैक्शन थे उनसे क्या है बताओ, कमजोर है। अब आपको बताया कि अगर सॉल्यूशन में अट्रैक्शन कमजोर हो गई तो वेपर क्या बनेगी, ज्यादा बनेगी, और वेपर ज्यादा बनेगी तो वेपर प्रेशर भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा। मतलब प्योर कंपोनेंट में अट्रैक्शन पार्टिकल्स में ज्यादा लग रहा था और दोनों को मिला दिया, और मिलाने के बाद अब अट्रैक्शन क्या लग रहा है, कम लग रहा है। तो सीधी सी बात है, वहां पर वेपर क्या बनेगी, ज्यादा बनेगी, और वेपर ज्यादा बनेगी तो वेपर प्रेशर भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा। ज्यादा किससे आएगा, रोल फ्लो से जो मेजर करेंगे उससे ज्यादा आएगा। मतलब यहाँ पर अगर बात करें अपन, तो पी ए कंपोनेंट लिया हुआ अपन ने, पी ए की वैल्यू ज्यादा आएगी पी ए नोट एक्स ए से, इसी तरह से पी बी की वैल्यू भी ज्यादा आएगी पी बी नोट एक्स बी से, अगर ये पॉजिटिव रिलेशन की अपन बात करें तो। ठीक है, फिर ये भी तो कह सकते हैं अपन कि भाई पी टोटल की वैल्यू भी ज्यादा आएगी किससे, पी ए प्लस पी बी से क्या आएगी, ज्यादा आएगी। ठीक है, तो ये ऐसा होगा। वापस से सुन लीजिए, कब होगा ये, जब नए अट्रैक्शन कमजोर हो जाएंगे तो वेपर ज्यादा बनेगी, पार्टिकल में अट्रैक्शन कम हो गया तो वेपर में ज्यादा आएंगे, और ज्यादा वेपर बनेगी तो वहां पर अट्रैक्शन जो है वो है, वेपर प्रेशर भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल से समझिएगा आप, जैसे कि मान लो H2O और इथेनॉल, इन दोनों को अपन ने मिला दिया, वाटर में क्या मिला दिया, इथेनॉल। तो अब देखिए, वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, यहाँ पर देखिए वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स के बीच में भी क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि वाटर में ज्यादा होती है, वाटर में एक मॉलिक्यूल जो है वो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, इसके बाद दो लोग क्या है, एक इधर से एक इधर से, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है O2 के एक मॉलिक्यूल से, जबकि यहाँ पर 4 नहीं बनेंगे, 3 बनेंगे, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनने में यहाँ पर दिक्कत पैदा करेगा। जैसे मान लीजिए कि इसको आपने इसमें मिला दिया, तो जैसे कि ये वाला पार्ट अगर यहाँ बीच में आता है तो एच बॉन्ड बना लेगा, लेकिन जिस जगह पर ये पार्ट इथाइल वाला पार्ट, जैसे यहाँ पर जो है वो इथाइल वाला पार्ट आ गया, तो क्या होगा, जो पुराने हाइड्रोजन एच बॉन्ड बन रहे थे, अब ये तो एच बॉन्ड बनाएगा नहीं इथाइल वाला पार्ट, तो ये क्या करेगा, ये बीच में आ गया तो पुराना जो अट्रैक्शन था वो भी कमजोर हो गया। ठीक है, तो एल्कोहल को वाटर में मिलाएंगे तो पुराने अट्रैक्शन जो है वो कमजोर हो जाएंगे, नए अट्रैक्शन बनेंगे वो पुराने से क्या बनेंगे, कमजोर बनेंगे। ठीक है, तो उस कंडीशन में वेपर ज्यादा बनेगी और ये दिखाएगा पॉजिटिव डेविएशन। तो इस तरह से अपन बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं। बस कॉन्सेप्ट याद रखना है कि पुराने अट्रैक्शन से कमजोर होंगे नए अट्रैक्शन। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं अपन किसकी, नेगेटिव डेविएशन की। तो नेगेटिव में क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा करेंगे कि भाई वेपर जो नए जो बन रहे हैं, अट्रैक्शन बन रहे हैं ए बी के, वो स्ट्रॉन्ग हो जाए, नए अट्रैक्शन क्या हो जाए, पुराने से स्ट्रॉन्ग, मतलब ए बी टाइप की जो अट्रैक्शन है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो किससे, ए या बी अट्रैक्शन से क्या हो, ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो बनेगा। अब आपको पता है कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आएंगे तो वेपर कम बनेगी, उस कंडीशन वेपर क्या बनेगी, कम बनेगी। ठीक है, तो अब देखिए मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, देखो इसको मैं मिटा देता हूँ पहले वाले को, तो इसमें देखो वेपर कम बनेगी, तो मतलब क्या लिखेगा कि पी ए की वैल्यू जो है वो कम आएगी पी ए नोट एक्स ए से, इसी तरह से पी बी की वैल्यू भी कम आएगी पी बी नोट एक्स बी से, कम आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर पी टोटल की जो वैल्यू है वो भी कम आएगी किससे, पी ए प्लस पी बी से, यहाँ पर वेपर कम बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पर सीधी सी बात थी कि जो नए अट्रैक्शन थे वो क्या बन रहे थे बताओ, स्ट्रॉन्ग बन रहे थे। ठीक है, तो वेपर कम बनेगी। अब इसके देखो एग्जांपल, जैसे कि मान लीजिए कि H2O प्लस नाइट्रिक एसिड, तो H2O में H बॉन्डिंग है, नाइट्रिक एसिड में भी H बॉन्डिंग है, लेकिन नाइट्रिक एसिड में आपको पता है कि 3 ऑक्सीजन है, वहां पर एक नाइट्रोजन है, एक H है, सब के सब H बॉन्डिंग बना रहे हैं, तो यहाँ पर H बॉन्डिंग बहुत ज्यादा बनेगी नाइट्रिक एसिड में। तो वाटर को जब नाइट्रिक एसिड मिला देंगे तो H बॉन्डिंग और ज्यादा बढ़ेगी, और ज्यादा बढ़ेगी, मतलब अट्रैक्शन बढ़ गए तो वेपर क्या बनेगी, कम बनेगी। इसी तरह से देखो एक और एग्जाम्पल मेरे को अच्छे से ध्यान आ रहा है, एक और एग्जांपल देखिए नेगेटिव डेविएशन का, देखिए एक और एग्जांपल, जैसे मान लीजिए अपने पास में ये है एसीटोन, एसीटोन और एक लिया मैंने क्लोरोफॉर्म। तो देखिएगा, जब क्लोरोफॉर्म प्योर था तो पार्टिकल्स के बीच में जो है डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन थी, ये देखो थोड़ा बहुत डाइपोल मोमेंट होता है इसके अंदर, डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है इसका। ठीक है, तो इसके में डाइपोल डाइपोल मोमेंट अट्रैक्शन थे, इसमें भी डाइपोल डाइपोल थे और उससे इसमें ज्यादा थे, है ना, क्योंकि ये ज्यादा पोलर है बॉन्ड। ठीक है, अभी दोनों को मिला दिया तो देखो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड। दोनों को मिला दिया तो यहाँ पर दोनों के बीच में क्या बनने वाला है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनने वाला है, क्योंकि देखो सभी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, खींचेंगे इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव आएगा, इधर पार्शियल नेगेटिव है ही। ठीक है, इधर सब जगह पार्शियल नेगेटिव रहेंगे, तो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो
जब एसीटोन को क्लोरोफॉर्म में मिलाएंगे तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बनेगा दोनों के बीच में, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा तो वहां पर ब्लड प्रेशर कम आएगा और ये दिखाएगा नेगेटिव डेविएशन। अब इसमें दो बातें और हैं कि पॉजिटिव डेविएशन वालों के लिए, पॉजिटिव डेविएशन वालों के लिए डेल्टा एच भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, डेल्टा वी भी क्या आएगा बताओ, पॉजिटिव आएगा, यानी कि वॉल्यूम भी थोड़ा बढ़ जाएगा और जो एंथैल्पी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है जब भी पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा तब। और नेगेटिव डेविएशन में आपको होता है कि अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होते हैं, जब भी अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होंगे ना तो वहां पर जो प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक होगी, तो वहां पर हीट निकल जाएगी, हीट निकल जाएगी तो उनके लिए बात करें तो डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव आएगा और डेल्टा बी है वो भी क्या आएगा बताओ, नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेगेटिव डेविएशन के लिए। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही और इसके बाद में हम चैप्टर को आगे चालू करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम। ठीक है।